मैं आपके कुछ पुराने वीडियो देख रहा था जिसमें आप बॉयज़ क्लब, बॉयज़ की टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे कि यार हम ज़्यादा देर तक इमोशनल बातें कर नहीं पाते हैं, और उसी से कनेक्टेड जो आपका पिछला रिस्पांस था कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल ट्रॉमा, इतनी ट्रोलिंग होती है, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, मैकेनिज्म क्या है डिफेंस की? मुझे जेन्युइनली नहीं पड़ता है किसी बात से फ़र्क, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो सारा काम से मैं 95% लोगों को तो खुशी कर रहा हूँ, जितने लोग वो कंटेंट देख रहे हैं। जो 5% खुश नहीं है, जो 5% ये बोलते हैं कि हमें तो मज़ा नहीं आया, खुशी नहीं हुई, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। ऐसा है, ये मेंटालिटी है कि आपकी हमेशा नज़र उस नेगेटिव कमेंट पे ज़्यादा जाती है, एक नेगेटिव कमेंट पे रादर देन इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स पे। बट मैंने थोड़े टाइम में ये सीख लिया कि उस नेगेटिव कमेंट को कैसे इग्नोर करना है, तो अब मेरी नज़र उन 95% पॉजिटिव कमेंट्स पे जाती है कि इन लोगों ने तो इतना प्यार दिया है ना, तो वो प्यार ले लेता हूँ मैं, मुझे बाकी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट्स पढ़ते हैं आप अपने वीडियोस के नीचे जो आते हैं? कुछ मेरे ना एक कोई वो टर्न ऑफ करना होता है, कहीं से वो आता नहीं मेरे को, तो बीच बीच में कमेंट आते रहते हैं मेरे पास। तो ऐसा होता है दिन में 4 कमेंट आए बहुत अच्छे, मैं उन्हें हटा देता हूँ कि हाँ ठीक है पढ़ लिया, हटा दिए। फिर एक आता है बहुत बुरा, फिर वो भी हटा देता हूँ, लेकिन वो चलता रहता है कि वो आते रहते हैं, तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। कोई बहुत अजीबोगरीब प्रतिक्रिया आई हो कभी लाइव शो में या कमेंट में कि यार ये क्या बोल दिया, ये क्या कह रहे हैं? हाँ। या अजीबोगरीब डिमांड आई हो? द्वारका में शो कर रहा था, मैंने कोई जोक मारा, एक लड़का उठ के आया, उसने मेरे ऊपर 500 रुपए मारे और चला गया। मैंने कहा 2 घंटे का शो है, इस हिसाब से तो मैं 2-3 लाख तो तू ही देके चला जाएगा। बाकी ऐसा होता रहता है, कुछ कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ इतना कुछ अजीब नहीं हुआ कि मुझे परेशान होना पड़े। अनुभव सिंह बस्सी को अभी स्टैंड अप कॉमिक की बिरादरी में एक बिग ब्रदर की तरह देखा जाता है, जो बहुत सारे नए और यंग टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। कौन से आपको ऐसे राइजिंग स्टार्स लग रहे हैं जिनके काम को पब्लिक को खूब आइडेंटिफाई करना चाहिए? बहुत सारे हैं इस टाइम इंडस्ट्री में। आई थिंक आशीष सोलंकी इकलौता कॉमिक होगा जो एक भी गाली आज तक स्टेज से नहीं बोला है अपने। हम कई बार फनी होने के लिए भी गाली आज तक स्टेज से नहीं बोला है आशीष सोलंकी। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कभी कभार फनी होने के लिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ड डाल देते हैं हम बीच में, एक रोजमर्रा का ही वर्ड है, मैं उसे गाली नहीं मानता, है वो गाली ही, लेकिन वो अब इतना कैजुअल हो चुका है हमारी टोन में कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आशीष सोलंकी अपनी राइटिंग पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसमें भी नहीं जाता, वो वहाँ पे खेल जाता है। गुरलीन पन्नू है, और अपने हिमांशु भारद्वाज है, जिसे मैं पता नहीं कब से चाहता हूँ कि वो वायरल हो जाए। हिमांशु भारद्वाज बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा कॉमिक है। बाकी ऐसे ओमकार है, बहुत सारे लड़के हैं अभी जो इंडस्ट्री में आने बाकी हैं, जो आप लोगों को अभी पता भी नहीं है कितने सारे कॉमिक्स आने वाले हैं, जिनके लिए जो यहाँ बैठे होंगे अगले 1-2 साल में, तो बहुत मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि जब आपके जैसा बड़ा स्टार कॉमिक का उनका नाम मेंशन करेगा तो ये जो हजारों की जनता है, दे विल बी मोर क्यूरियस अबाउट देम, दे विल एक्सप्लोर देयर कंटेंट। हाँ, मतलब करना, उनकी सबकी वीडियोस हैं अभी, इन जो मैंने 4 नाम लिए, इन चारों की वीडियोस हैं। आशीष सोलंकी, गुरलीन पन्नू, हिमांशु भारद्वाज, ओमकार यादव, रोहित सिंह, बहुत सारे लड़के हैं, मतलब एग्जैक्टली मुझे अब सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट ये आप एक को भी सर्च करेंगे ना तो बाकी सबकी वीडियोस अपने आप नीचे आ जाएंगी। इन्होंने अभी पिछले 3 महीने के अंदर अंदर वीडियोस डाली हैं सबने। स्टैंड अप कॉमिक्स के ऊपर ये प्रेशर कितना रहता है कि उनको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना है ताकि उनके नाम का बज़ बना रहे, उनका कीवर्ड स्ट्रांग रहे, और ये शो में कैसे रिफ्लेक्ट होता है टिकटिंग में? जीरो प्रेशर है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपने एक बार ऐसा कंटेंट डाल दिया जो लोग रिपीटेटिव उस पर देखेंगे, तो फिर कोई प्रेशर नहीं है सोशल मीडिया का। क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मैं 20-20 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ इंस्टाग्राम से, और फिर मैं 3 दिन में 6 बार पोस्ट डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन याद आता है कि अरे इंस्टाग्राम भी तो चलाना होता है, तो मैं उस पर एकदम से फोटो डाल देता हूँ अपनी, किस दिन कोई शायरी लिख देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ जो मन में आता है, लेकिन ऐसा सच कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर आपने कंटेंट आपने यूट्यूब पर डाला हुआ है जो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं, आपका प्रेशर है कि आप बुक माई शो से कन्वर्जन कैसे लेते हैं अपने टिकट सेल्स का, क्योंकि मेन काम स्टैंड अप कॉमेडियन का लाइव शो है, जो मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट्स माई मेन थिंग, कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कितने लोग आ रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं वापस, मेरे शो को कितना वर्ड ऑफ माउथ से एक्सप्लोर करने को मिल रहा है बाकी लोगों को, दैट्स द मेन थिंग, बाकी और कुछ नहीं। सोशल मीडिया कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर, इन्हें नहीं देखना मुझको, मैं बॉडी बना के एब्स बना के फोटो डालूंगा, ये गाली लिख देंगे नीचे, इनका मेरी फोटो के नीचे होता है कि जोक सुना, हमें तेरा मुंह नहीं देखना। तो ये बिल्कुल सिंपल रिश्ता है हमारा, मैं जोक सुनाऊंगा, ये सुनेंगे, और कुछ नहीं चाहिए इनको मुझसे। रील्स देखते हैं आप? बहुत ज्यादा रील्स देखता हूं मैं। हाँ, रील्स बता। क्या बोला ये?
मैं बहुत ज्यादा रील्स देखता हूँ, मतलब मैं पूरे दिन रील्स देखता हूँ। पूरा दिन रील्स देखते हैं? जितनी देर में लड़के Instagram- लड़कियों को बर्बाद कर रहे हो, कहेंगे रील, बस्सी भैया भी रील देखते हैं, हम भी रील देखेंगे। हाँ मेरी जान, हम सब तुम काम करो, मैं अब देख रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ रील्स मतलब एडिक्टिव है, मुझे लगता है सबसे बड़ा नशा आजकल वही है, वही। और रील्स देखते हुए कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान आपको हासिल हुआ हो, ये बड़ी कमाल चीज हो रही दुनिया में? नहीं, मैं तो बहुत घटिया देखता हूँ ना। मैं वो भूपिंदर जोगी के लेवल की देखता हूँ रील सारी। आप ही की है वो। तो मैं इनफैक्ट देख रहा था, आपको फोन भी करने वाला था कि आपको पता है ना एक चीज वायरल हो रही है जिसमें आपका सवाल था, वो जो भी था, तो वो उस लेवल से क्या सीख लोगे, कुछ भी नहीं। बस मुझे लेकिन ये पता चल गया कि इंटरनेट बहुत ज्यादा फनी है। कभी कभी मुझे डर लगता है सोच के कि क्या हम उस लेवल पे कभी जा सकते हैं जिस लेवल पे इंटरनेट जा चुका है। बिकॉज वहाँ 10 लाख लोग एक एक जोक लिख रहे हैं, हमें 10 लाख लिखने हैं, तो वो 10 लाख एक साथ हमारे सामने आते हैं, वो जोक्स जो हम देखते होंगे। इंटरनेट बहुत फनी है, इसके कंपटीशन में कोई कॉमिक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बस ही कई जो परफॉर्मर होते हैं स्टेज के बाहर की उनकी दुनिया कई बार बड़ी डामाडोल होती है। यहाँ इतना एडुलेशन है, हजारों लोग देख रहे हैं। व्हेन यू आर बैक टू योर वैनिटी रूम, व्हेन यू आर बैक टू योर होटल रूम, बड़ा सख्त होता है वो शेड्यूल। आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, रूटीन से दूर हैं। हाउ डू यू मेंटेन दैट रिजीम? बोर्डम में मेंटेन करते हैं सर। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो रूटीन ऐसा सा होता है कि आप घर से निकले हो, और मैं हफ्ते में 5-6 फ्लाइट लेता हूँ। आप किसी कहीं पहुंचे हैं, हफ्ते में 5-6 फ्लाइट? हाँ जी, किसी होटल में पहुंचे हैं, आप रुके हैं, आप चेंज करेंगे, वेन्यू पे जाएंगे, 1000-2000 सीटर जितना भी शो है उतना शो करेंगे, सबसे मिलेंगे, फोटोज कराएंगे। वो एक मोमेंट है जिसके लिए आप घर से निकले थे, आपने 1000, 1500, 2000 लोगों से मिल लिए, बाहर निकले, होटल पहुंचे, अब आप अकेले हो। अब पूरी रात आपकी अकेली कटनी है, सुबह अगली फ्लाइट है। वो जो टाइम है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे लगता है क्या करें हम, एक नए शहर के नए होटल में बैठे हुए, बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो आधे छोटे शहरों में तो पता है कि आप कहाँ रुके हो, इन्हें कोई मतलब नहीं जीन दुनिया से। तुम सो के क्यों उठते हो अगर तुम्हें कुछ सुनना भी नहीं होता तो? आराम से एंजॉय कर लिया करो ना घर पे सो के। तो वो वाला टाइम है जो बहुत बोर्डम में निकलता है, बहुत आई थिंक उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये क्या काम है, मुझे कोई मिला दो किसी से तो बात कर लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा है रात का कि अब कोई जाग भी नहीं रहा है, आप ही हो। तो उस चक्कर में शायद लेकिन ये हो गया कि अपनी जो टीम है, जो कोर टीम अपने साथ ट्रैवल करती है, उससे रिश्ता बहुत अच्छा हो गया कि उनके साथ बैठ के आप पूरी रात जो भी बातें करनी है वो करनी है। बाकी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, बट एंजॉयबल, क्योंकि पता है अगले दिन नया शहर है, नए लोग हैं, तो अच्छा है। एक सपोर्ट सिस्टम होता है कोर टीम का, और दूसरा और परमानेंट सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली का। फैमिली की रिएक्शन क्या होती है? अभी अनुभव सिंह बस्सी इतना कामयाब, पूरे देश दुनिया में नाम हो रहा है, कितने ही देशों में शोज हो रहे हैं। डू दे ट्रैवल विद यू? नो, Never? एक ही बार किया अभी तक, भुवनेश्वर शो करने गया था तो मम्मा पापा गए थे साथ में, बाकी फैमिली का सेम जरा रिएक्शन। विस्तार से बताइए क्या तजुर्बा था उनका आपके साथ भुवनेश्वर गए जब? उन्हें कहीं तो घूमने का मन था। मेरी माँ ने अब एक नई चीज कर ली कि जब भी कहीं जाऊंगा तो साड़ी लेके आऊंगा। साड़ी लेके आऊंगा? हाँ, अरे वाह। तो मैं बैंगलोर जाऊं, बनारस जाऊं, सूरत जाऊं, कहीं भी जाऊं तो मैं उनके लिए साड़ी माँ लेके- के लिए एक साड़ी जरूर लानी है? हाँ, दो। हाँ, और दीदी के लिए? फिर तो सबके लिए लाता हूँ ना, जब माँ के लिए मंगानी है तो फिर सबके लिए लेके आता हूँ कि अब सब लोग ले। जनरली दीदी ज्यादा साड़ी पहनती नहीं है, और माँ के पास इतने ओकेजन नहीं है जितनी साड़ी उन्होंने ले ली है, वो कहीं जाना नहीं है उनको। बस उन्होंने साड़ी इकट्ठी कर लिया, तो अब क्या हो रहा है कि वो बस इकट्ठी करके अपनी बहनों को, मेरी मासियों को, मामी को बस दिखाती है कि ये मेरे पे हैं, तो वो आपस में खेलते रहते हैं जो भी उन्हें करना है। वो भुवनेश्वर गए थे मेरे साथ, फिर मुझे उन्होंने सुबह 6 बजे उठा दिया कि कहीं चलो दर्शन करने। मैंने कहा ऐसा है, जाओ अपने आप, ठीक है, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मैं तो आया हूँ शो करने। तो मैं उनके साथ गया भी थोड़ी दूर तक, फिर बारिश वारिश हो गई कुछ, तो फिर वो लोग चले गए, मैं अपना वापस होटल चला गया। तो 2 दिन रहे वो मेरे साथ। एक रात को मैंने उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कराया, ताज में थे हम कहीं, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा होटल था। तो मैंने उन्हें अच्छे से एक अच्छी डिनर टेबल एक पूरा अरेंज करा के मैंने कहा माँ खाना खाओ। वहाँ पे बैठते ही माँ ने पहली लाइन बोली कि बेटा शादी कब करनी है? मैं कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, ठीक है। तो आपको मोमेंट ही नहीं पता कब बोलना होता है ये, तो मैं हाँ मुझे नहीं करनी, तो अब ये कोई बात है करने की इस टाइम पे? मैं आपको घुमाने लाया था ना। फिर वो वहाँ से फिर बस उसके बाद थोड़ी देर बात करी, फिर मैंने वो कर दिया। बाकी 2 दिन वो लोग घूमे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मैंने उनसे बोला, उन्होंने एक रूल बनाया कि अब हम एटलीस्ट 3 महीने में एक बार कहीं घूमने चलेंगे। मैं एक और बताता हूँ, मेरे पिताजी ने ना हमें बचपन से झूठ बोला हुआ था कि उनके कान का पर्दा फट जाएगा अगर वो फ्लाइट में बैठे, और ये झूठ था, कुछ नहीं होता उनको, उन्हें बस कहीं जाना नहीं था। तो ये झूठ उन्होंने मम्मी को सुनाया था?
ये मैं मतलब हाँ, उन्होंने झूठ बोल रखा है कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। उन्हें फ्लाइट में हमने बिठा दिया, कुछ नहीं हुआ। तो अब हमने बनाया कि हम 3 महीने में कहीं ना कहीं घूमने लेके जाएंगे, इसलिए मैं 2 साल में कहीं नहीं घुमा पाया था। क्या क्या लॉजिक लेके आते हैं मम्मी पापा शादी को लेके? लॉजिक तो है ही नहीं ना शादी के पीछे। शादी के पीछे कोई लॉजिक थोड़ी ना है, बस एक चीज है जो लोगों ने समाज की 4 रिश्तेदार जुट जाएंगे। बस नहीं बेटा, हम फारिग हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से। अरे हो गए आप चिल करो आप, मैंने कर लिया जो करना था, तो अब आप चिलो, फारिग हो। और कुछ भी लॉजिक नहीं है। क्या करेंगे, उन्हें कोई मतलब थोड़ी ना है मेरी शादी से। जोक सुनाओ। आ जाओ सो के। हाँ, स्टैंड अप हो जाए यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी चेक काट मैं करता हूँ। सौरभ भाई के फोन पे आया, उनसे बात करने, ठीक है? तू खड़ा होकर सुन बस। आज कोई जोक नहीं सुना रहा मैं, और इस टाइम तो दोपहर में कौन चुटकुले सुनता है यार। लास्ट शो कहाँ परफॉर्म करके आए भी आप? देश के बाहर? देश के बाहर नहीं, मैं टीम से पूछ रहा था लास्ट शो कहाँ करके, मुझे याद नहीं है। जी, कितने देशों में हो गया? मेरी जान करने देना बात प्लीज। नहीं अरे वो आखिरी का 60 सेकंड। अच्छा, मुझे ये खत्म करने दे, मैं तेरे से आगे गले मिलूंगा, मेरे को अभी करने दे। ठीक ठीक। हाँ, किन किन देशों में परफॉर्म कर चुके हैं, और इंडिया में जो ऑडियंस आती है, बाहर जो ऑडियंस आती है, किस तरह का फर्क होता है? और ऑल द सेम ऑडियंस है, बस जो यहाँ से वहां जाके सेटल हो गई है और उन्हें एक्सेंट आ गया एक खराब सा, जैसे कि हाँ ये बस। और कोई फर्क नहीं उनमें। उनसे 2 मिनट हिंदी में बात करो, वो वापस हिंदी में आ जाते हैं। हर्ष गुजराल के कोई रिश्तेदार मुझे मिले वहां पे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पे अपना नाम लिखवा सकते हो आप। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, यूएस में। और उन्होंने कनपुरिया लिखवा रखा उस पर। कनपुरिया? तो क्या है, हम ही तो, वो हम में से ही कुछ नहीं है। वो बस वहां जाके सेम बंदे हैं, बस वहां पे आते हैं क्योंकि इंडियंस जो वहां सेटल हो रखे हैं। बाकी ऑडियंस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने यूएस कर लिया, यूके कर लिया, यूरोप कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया, न्यूजीलैंड कर लिया, सिंगापुर कर लिया, मिडिल ईस्ट कर लिया। बेसिकली बस अफ्रीका में नहीं गया हूँ, बाकी तो कर लिया सारा।